तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग वेक्टर। देखो ठीक है, क्या चल रहा था हम लोग का बाबू, वेक्टर। ठीक है, वेक्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, वेक्टर में हम लोग डील कर लिए थे साहब रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं ट्रायंगल लॉ से, रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम का डायरेक्शन किधर होगा, मिनिमम का डायरेक्शन किधर होगा। उसके बाद दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकालते हैं वो रिजल्टेंट हमेशा अगर ए और बी दो वेक्टर है तो हमेशा उनका रिजल्टेंट ए और बी के बीच से ही पास करेगा, ए और बी के बाहर से पास आउट नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने देखा था कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमेशा उन दोनों वेक्टर के बीच से नहीं बीचों बीच से जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो बीच से नहीं बीचों बीच से जाएगा। अगर 90 डिग्री का एंगल है अगर दोनों वेक्टर के बीच में, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तो 45 डिग्री से। बोलो इतना तक समझ में आता है। आओ, जैसे मान लो बाबू आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या गया कि मैक्सिमा एंड मिनिमा of the two vector is, मान लो is 7 न्यूटन and 3 न्यूटन। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है तो कह रहे क्या, देन फाइंड द, तो पता क्या करना है, देन फाइंड द स्मॉलर वेक्टर। ऑप्शन आपको दे दिया जाता है 5 न्यूटन, ऑप्शन बी 2 न्यूटन, ऑप्शन सी 4 न्यूटन, 3 न्यूटन, डी 2 न्यूटन। विच विल बी द आंसर। कह रहा है कि मैक्सिमा और मिनिमा किसी भी दो वेक्टर का वो दिया हुआ है, मैक्सिमा दिया हुआ है 7 न्यूटन और मिनिमा दिया हुआ है 3 न्यूटन। अब कह रहे हैं क्या कि साहब इस ऑप्शन में कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। ठीक हो, अब देखो हम लोग तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अब तुम सोचो हमने क्या पढ़ाया। रिजल्टेंट मैक्सिमा का फॉर्मूला जो हमने पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड को बराबर जोड़ दो। अब देखिए या तो आप इसको ऐसे लिखें नहीं तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लो, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर एरो हटा दोगे तो वो क्या सिंपली शो करेगा, उसका मैग्नीट्यूड शो करेगा। तो तुम देखो तो ये हो गया मैक्सिमा और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है बाबू, 7 न्यूटन। बहुत बढ़िया। अब आपका 7 न्यूटन नहीं कर लो, क्योंकि वेक्टर दिया हुआ है तो इसको यूनिट कर लो। कुछ भी यूनिट हो सकता है, वो न्यूटन हो सकता है, मीटर पर सेकेंड हो सकता है ना, मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो हो गया आपका 7। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, अब कह रहा है क्या कि आर मीन की जो वैल्यू होती है वो होती है a माइनस बी, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3 यूनिट। अब तुम सोचो इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये जो ऐड कर दो तो यहाँ पर बच जाएगा 2a बराबर 10, या a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू 5, क्या हो जाएगा यूनिट। अब a की वैल्यू 5 यूनिट आ गई। देख b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पुट कर दो इस इक्वेशन में। चूंकि क्या लिखोगे, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है बाबू 7, और a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस b इज इक्वल टू 7, या b बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 5। आपको समझना पड़ेगा साहब, 5 में से 2 गया कितना आ गया b, 2 यूनिट आ गया। क्या आ गया 2 यूनिट आ गया। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, अब तो सोच इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो बड़ा ये है, छोटा कौन सा है तो ये। देख क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द स्मॉलर वेक्टर। स्मॉलर वेक्टर कितना है 2। बोल आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन सर, देख रहे बच्चे वाला क्वेश्चन और 2-4 कराते हैं। देखो ट्रायंगल लॉ पे आप क्वेश्चन आपको देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दे दिया ऐसे, कह रहा है क्या, तुम लिख लेना अपने से, लिख लो क्वेश्चन, हम समझा रहे हैं, डायग्राम डायरेक्ट बना दे रहे हैं। कह रहे क्या, अ मैन मूव 10 मीटर, ये आपका ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, प्लेन कागज पर हम इधर दिखाते हैं। तो कह रहे हैं क्या कि अ मैन मूव 10 मीटर ड्यू ईस्ट। ठीक है, तो हमने 10 मीटर ड्यू ईस्ट की ओर बढ़ा दिया। देखो ईस्ट इधर की ओर है, ईस्ट इधर की ओर। 10 मीटर, तो 10 मीटर का एक लेंथ हमने से मान लिया, इतना लंबा एरो बना दिया साहब, ये 10 मीटर लिख दिया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट
लाइन में करे क्या, देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, क्या बोला, देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, ये नहीं बोला कि इस वक्त किस डायरेक्शन में गया, देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड मूव फर्दर फॉर 10 मीटर ठीक है। कह रहे क्या है कि एक आदमी पहले 10 मीटर कहां से जा रहा था, ड्यू ईस्ट की ओर जा रहा था, बहुत बढ़िया। उसके बाद कह रहे कि देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, है ना, तो वहां से वो बाएं घूमा। तो बाएं घूमने का मतलब देखो, अब जैसे आप सोचो कि देखो यहां से हमारे लिए ये दाहिना है, लेकिन आपके लिए ये बायां हो जाएगा। आप अगर अपना खोलोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप ऐसे हो तो आपका ये हो जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही है? अगर हम इधर वाला को दाहिने बोलते हैं, हमारे लिए ये दाहिना है, तो आपके लिए इधर वाला क्या हो जाएगा साहब, वो बायां हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में कहते हैं साहब किसका राइट ले किसका लेफ्ट ले, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। किसका राइट ले किसका लेफ्ट ले, उसके लिए क्या करना है कि वो आप खुद को अपने को एज्यूम करना है कि आप जा रहे थे, तो आप जा रहे थे ऐसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, अब करें देन टेक्स लेफ्ट टर्न, है ना, तो लेफ्ट टर्न लेना है, तो आपका लेफ्ट कौन सा है, तो आपका लेफ्ट बाएं है, तो देन हमने बाएं की ओर घुमा दिया, ठीक है। एंड फर्दर मूव फॉर 10 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है क्या, फाइंड डिस्टेंस एंड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बाबू अभी आपको ना डिस्टेंस पढ़ाया ना डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया है, ठीक है, आगे आएगा काइनेमेटिक्स में, लेकिन 10th के अकॉर्डिंग आपको सोच लेना है कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। तो डिस्टेंस क्या होता है, आप हमको ऐसी मुझवानी बताते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ, जो भी पाथ का लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वैसे एक पोजीशन वेक्टर है ये, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी उसकी जो लेंथ होगी वही डिस्प्लेसमेंट कहला जाएगी। मैंने क्या बोला कि इनिशियल पॉइंट जहां से वो चला था और फाइनल जहां पे वो पहुंच गया, फाइनली जहां पे पहुंच गया, तो उन दोनों का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, उन दोनों का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा या उन दोनों का शॉर्टेस्ट लेंथ होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब तो सोच, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो बोल डिस्टेंस कितना, तो डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ ऑफ द पाथ दैट इज 10 मीटर इधर चला फिर 10 मीटर इधर चला तो 20 मीटर। आसान सा क्वेश्चन। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऐसे नहीं लगा दो, नहीं तो सोचो कि यहाँ पे थीटा कितना है दोनों वेक्टर के बीच में, बोल कितना है, 90 डिग्री। अब बोल एंगल कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, हमेशा बाहर वाला, दिस विल बी योर 90 डिग्री। ये है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ये वाला नहीं। ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री दोनों 90 ही हो गए, हो जाएगा, लेकिन मानेंगे 60 डिग्री रहता है, ये 60 डिग्री रहता है, तो ये 120 डिग्री रहता है, ठीक है। तो 60 डिग्री लेके 120 डिग्री लेते हैं। हमेशा याद रखो कि ट्रायंगल लॉ में हमेशा बाहर वाला एंगल लेते हैं। ट्रायंगल लॉ में कौन सा एंगल लेते हैं बाबू, बाहर वाला। पहले के हेड पे दूसरे हेड अगर बना दिया है तो ये ट्रायंगल लॉ फुलफिल कर दिया, तो देन आफ्टर बाहर वाला ही एंगल, मतलब ये वाला एंगल आपको लेना है। कोई दिक्कत, आगे और न्यूमेरिकल आगे उसमें और समझा देंगे। आओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम वो वाला मेथड से, ट्रायंगल लॉ के मेथड से हम बता रहे हैं। ऐसे तो ये अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द cos 90, एंड cos 90 विल बी 0। अरे यार sin 90 की वैल्यू 1 तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो देखो कितना आया, अंडर रूट ये सब का सब 0 हो गया, 100 प्लस 100 क्या हो गया, अंडर रूट 200, दैट इज 10√2 मीटर। दिस विल बी योर आंसर, है ना। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे ये 0 हो जा रहा है, तो आपको सिंपली जो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, पक्का ना, कोई दिक्कत नहीं है, शाबाश आगे बढ़। देख एक क्वेश्चन आपको कराते हैं, मेरा क्वेश्चन कहाँ गया, पूछने वाला कहाँ चला गया है। ओके आइए, है ना, मिल गया पूछने वाला। अब हम लोग और न्यूमेरिकल देखते हैं बाबू। कुछ नहीं है, ट्रायंगल एकदम आसान सा है। कैसे, तो देख
जैसे एक क्वेश्चन बोला कि अ मैन मूव्स एट मीटर, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे बोल दिया 8 मीटर अलोंग एक्स। अच्छा सॉरी, उसमें रुक रुक रुक, उसमें डिस्प्लेसमेंट का एक चीज़ देख लेते बाबू। अगर डिस्प्लेसमेंट था तो इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन के बारे में हम लोग बताए ही नहीं, है ना। तो क्या था, ये 10 मीटर इधर था और 10 मीटर इधर था, ध्यान से देख लियो। ये अपना क्या था, डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, 10√2 मीटर आ गई थी। अब तो सोच, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये कितने एंगल से जाएगा साहब, अल्फा नहीं, ये कितने से जाएगा, 45 डिग्री से जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, करके देख लियो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। अगर ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में था, नॉर्थ यहीं पे बना लो, टेल पे यहीं पे बना लो, इधर लिख लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये कितना पे हो गया साहब, अल्फा की वैल्यू आप लिख दो यहाँ पे, ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिख दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि साहब 45 डिग्री में बीचों बीच जा रहा है, अरे हाँ ना तो बोल, कोई दिक्कत नहीं। देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी 8 मीटर चला, कितना, किसमें, एक्स एक्सिस में, है ना। तो ये आप एक्स एक्सिस मान लो, ठीक है। देन आफ्टर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एट एन एंगल 60 डिग्री, देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एट एन एंगल 60 डिग्री एंड फर्दर मूव फॉर 6 मीटर and further move for 6 meter, then find displacement, then find displacement of the particle। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस तो हो जाएगा 8 6 14 मीटर, आंसर। डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यही डिस्प्लेसमेंट होगा। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लगाएं साहब, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, शाबाश। आर ही वेक्टर चाहिए ना साहब रिजल्टेंट, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट बोलना पड़ेगा, ए का स्क्वायर पहले, या मोड लगा के लिख लो, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, पक्का, ओके। मॉड ऑफ ए कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू कॉस, बोल कितना, 60 डिग्री, है ना। टेक्स लेफ्ट टर्न, तो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री है ना, ये वाला, ऐसे नहीं कि ये वाला एंगल ले लोगे, है ना, कि ये से 60 डिग्री, मतलब एक्स एक्सिस में जा रहा था, ऐसे देख कि एक्स एक्सिस में जा रहा था, देन टेक्स लेफ्ट टर्न एट एन एंगल 60 डिग्री, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो कितना हो गया, अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 छछा के 36, ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 12 अट्ठे 96, कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी हाफ, आई होप सो, यही होगा। तो ये कट जाएगा, वो उतना काय के लिए करना है, ये ऐसे कर लो, 2 गुने 8 गुने 6 गुने कॉस 60 की वैल्यू हो गई हाफ, दिस विल बी कैंसिल आउट विद दिस, आंसर आ गया अंडर रूट ये 100 प्लस 8 6 48 148। बाकी थोड़ा बहुत अपना इधर उधर कर लो, जो भी आएगा आंसर, ठीक है। प्रोसेस यही है, प्रोसेस यही है, ठीक है। कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है। और देखो बाबू, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं साहब। अब दो वेक्टर को 60 डिग्री पर रख दो, 120 डिग्री पर रख दो, 90 डिग्री पर रख दो, वैल्यू चेंज करते जाओ, थीटा चेंज करते जाओ, वो आंसर आते जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी बराबर सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो कह रहा है क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी के बीच का एंगल आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो इसका मतलब समझना है ये क्या है। तो कह रहा है क्या कि देखो कि इसका मतलब समझना है कि साहब आप ऐसे कभी देखे हो सॉल्यूशन में कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो ये सी मॉड में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो जो चीज़ ये चीज़ आपको लिखा हुआ है सेम चीज़ यही लिखा हुआ है, तो ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, मतलब ए और बी का रिजल्टेंट क्या है, सी है, ऐसे समझना है। अब कह रहा है क्या कि ए और बी का बताओ रिजल्टेंट क्या होता था, तो ए का स्क्वायर मॉड हटा दिए हैं, एरो हटा दिए हैं, प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट, दिस इज द रिजल्टेंट एंड दिस इज द सी। अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये आपको आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, सी स्क्वायर। अब तो सोच सी स्क्वायर इज बेसिकली क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या इस सी स्क्वायर से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अपन काट दिए, तो देख बचा क्या, 2ab cos थीटा इज बेसिकली क्या हो गया 0, या cos थीटा इज बेसिकली कितना हो जाएगा 0, या थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 0। इसका मतलब बोल कितना आ गया, cos 90 की वैल्यू 0 डिग्री होता है आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस देंगे, ये इसलिए करा दिए कि बच्चे यहाँ पे क्या है कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे और देख क्वेश्चन और कराते हैं, टेंशन नहीं लेना है, वो भी आके वेक्टर में। तो थोड़ा सा बुक क्या करता है इधर उधर लिख देता है ना, तो उसका मीनिंग थोड़ा सा अपने आप से निकाल लेना होगा, ठीक है। आओ, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया कि मान लो कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको 12 न्यूटन, 12 यूनिट है। कह रहा है क्या बी वेक्टर है उसका दिया हुआ है 5 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है एंड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 13 यूनिट, ठीक है। तो कह रहा है क्या फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है। तो घबराने नहीं है। पहली बात है देखो इसका ये आप याद कर लो, तुम ध्यान से सोचो कि ए और बी, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर करो तो 12 बार ही है 144 50 25, 144 और 25 169 हो जाएगा, 169। और देख अंडर रूट 169 13 और 13 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। जैसे इसमें आया 90 डिग्री वैसे इसमें भी 90 डिग्री आएगा, है ना। तो पहले अब ये थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जो याद कर लो, 12 5 13 आया, इसका मतलब 12 5 हुआ तो उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, उनका रिजल्टेंट अगर 13 है तो कोई दिक्कत। खैर हम लोग ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। तो देखो आर बराबर क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या आर की वैल्यू कितनी हो गई साहब 13, 1 6 9, ए का स्क्वायर 144, बी का स्क्वायर 25 प्लस 2 गुने कितना 12 गुने 5 cos थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये 169, ये भी 169 कैंसिल आउट हो जाएगा, कट गया। तो कटने से बचा क्या कि 12 दूना 5 दूना 10 120 cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0, या cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, इसलिए थीटा बराबर कितना आ गया साहब 90 डिग्री, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देना, ठीक है। आओ नेक्स्ट, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चंस आपको ये मिटा दे, देखो बोलो टफ लग रहा है, नहीं ना, एकदम आसान सा है बाबू, है ना, कुछ नहीं करना है। क्या टफ लग रहा है तुमको, नींद आ रहा है, और सो रहे हो मेरे क्लास में। सोना नहीं है, सोना मना है, क्या है मना है, सोना नहीं है,
ठीक है, देखो ध्यान से पढ़ो। देखो कहते हैं क्या कि एक चीज पढ़ा रहे हैं, कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर बी जीरो। क्या दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? तो रिजल्टेंट जीरो हो सकता है कैसे? तो तुम ध्यान से सोच, मानिए कि इधर 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन, कितना रिजल्टेंट? जीरो नहीं। अगर इधर 10 न्यूटन इधर 5 न्यूटन, 10 में से 5 चला गया तो कितना? 5 न्यूटन इधर बचा। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो जाए, 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर सेम हो जाए, और डायरेक्शन क्या हो बाबू? अपोजिट। डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो जाए, तो इसका मतलब क्या समझना है? उनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। अब डायरेक्शन अपोजिट का मतलब समझ, पहले कुछ चीजें देख। मान लो कि अगर हम बोले कि ए वेक्टर को हम दिखा रहे हैं ऐसे, ये हमारा ए वेक्टर है, तो अगर हम पूछे देन व्हाट विल बी द माइनस ऑफ द ए वेक्टर। अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर एक्स एक्सिस या नॉर्थ ले लो, कुछ भी ले लो, अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन हम इधर दिखा रहे हैं तो माइनस ए वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? तो तुम सोचो कि माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, तो माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिधर की ओर ए वेक्टर है, ध्यान समझ, जिधर की ओर ए वेक्टर है, जिधर की ओर ए वेक्टर है, तो माइनस लगने का मतलब क्या? कि जिधर की ओर ए वेक्टर है, माइनस ऑफ द ए वेक्टर जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो माइनस ऑलवेज शोज डायरेक्शन। माइनस क्या शो करता है साहब? डायरेक्शन। तो ऐसा नहीं कि माइनस का मतलब साहब निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, निगेटिव जेड एक्सिस, ऐसा नहीं। जिधर की ओर माइनस ऑफ द ए वेक्टर है, मतलब जिधर की ओर ए वेक्टर होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ऑफ द ए वेक्टर होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। तो अगर ए वेक्टर ये है तो माइनस ए वेक्टर किधर होगा साहब? ऐसे होगा। ध्यान समझ, ध्यान समझ। अगर हम बोले कि बी वेक्टर हम ऐसे दिखा रहे हैं, दिस इज योर बी वेक्टर, तो व्हाट इज द माइनस बी वेक्टर? माइनस बी वेक्टर क्या होगा? तो माइनस बी वेक्टर इधर की ओर होगा। बात समझ में आ रही? कि मतलब जिधर की ओर वो वेक्टर है, माइनस का मतलब वो उसका डायरेक्शन क्या कर देगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कर देगा। बोलो कोई दिक्कत? और मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो मॉड ऑफ ए बराबर क्या इसको लिख सकते हैं? माइनस मॉड ऑफ ए बराबर ए। चूंकि मॉड के अंदर माइनस आएगा तो मॉड हटेगा तो एक और माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, चीज एक ही आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर का। ठीक है, अब देख आगे हम कह रहे हैं क्या कि क्या रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर जीरो हो सकता है? तो हमें नहीं पता, अभी ये ऐसे करके बताएं, छोड़ो उसको। हम कह रहे हैं क्या कि रिजल्टेंट का मतलब क्या होगा? माने कि ए और बी दो वेक्टर है, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। ए और बी हमारे क्या है? दो वेक्टर हैं। तो रिजल्टेंट इसका क्या होगा? तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बोलो यही तो होगा? नहीं समझ में आया? हाँ होगा। अब कह रहे क्या कि इसको जीरो होना है, इसको क्या करना है? रिजल्टेंट को जीरो होना, यही पूछ रहा है। तो रिजल्टेंट को जीरो होने का मतलब क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। तो साहब ये जीरो कब होगा? तो देख, तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, इधर ये बी इधर कर लो तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ द बी वेक्टर। अब सोचिए इसका मतलब क्या है? कह रहा है ए वेक्टर बराबर माइनस ऑफ द बी वेक्टर। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ द बी वेक्टर का मतलब है अगर बराबर है तो जितना ये उतना ही है, लेकिन माइनस क्या शो करता है? डायरेक्शन। मतलब जिधर की ओर ए वेक्टर है, बी वेक्टर उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। इतना समझ में आ गया? माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन। तो जिधर की ओर ए वेक्टर है, बी वेक्टर क्या होगा? उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अब कह रहा है क्या कि ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर कैसे हैं? तो अगर इन दोनों पे मॉड लगा लेते हैं, अगर बराबर है तो मॉड लगा लिए तो मॉड भी बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो एक तो ये कंडीशन निकला, फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन क्या निकला कि अगर रिजल्टेंट को जीरो होना है तो
उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और निगेटिव क्या शो करता है, नेगेटिव साइन ऑलवेज shows direction of the vector। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है साहब, ऑलवेज वेक्टर का डायरेक्शन, मतलब जिधर की ओर ए वेक्टर बी वेक्टर उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मतलब अगर हम आप देखो कि इफ ए वेक्टर इज दिस देन बी माइनस ऑफ द बी वेक्टर तो ये बी वेक्टर हो जाएगा। बी माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्शन कर चुके हैं इसका, तो बी वेक्टर इधर क्यों रहेगा। अब तो सोच, ट्रायंगल लॉ बना ले, पहले के हेड पे दूसरे का टेल अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। अरे यार डायरेक्शन चेंज कर चुके हैं साहब, यहाँ देख, तो माइनस हटा दिए, डायरेक्शन उल्टा कर दिए, ठीक है। यहाँ देख, अगर ए वेक्टर है तो पहले के हेड पे दूसरे का टेल, तो ये ए वेक्टर है तो बी वेक्टर क्या होगा, ऐसे, कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आपने क्या सीखा कि क्या दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो सकता है, हाँ जो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो सकता है, कब, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, बराबर हो, और डायरेक्शन क्या हो बाबू, अपोजिट हो। जिधर की ओर ए वेक्टर हो बी वेक्टर उसके क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन हो सकता है। तो लिखो, या लिख लोगे अपने से, लिख लो, दिस इज कंडीशन नंबर 1। लिखो, ऐसे लिखवाई दे रहे, एक लिखवा दे रहे। फर्स्ट कंडीशन दो वेक्टर जिनका रिजल्ट 0 होने के लिए कह रहे क्या कि बोथ वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। सेकेंड कंडीशन क्या बता रहा है, both vector have opposite direction। Third condition, both vector must lies in same plane। कह रहा है कि यही 3 कंडीशन है जो कि आपको क्या करना है साहब, थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 कब हो सकता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 तब हो सकता है कंडीशन नंबर 1, बोथ वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर के पास क्या हो, अपना मैग्नीट्यूड बराबर हो। दूसरा कंडीशन क्या है कि बोथ वेक्टर हैव अपोजिट डायरेक्शन, दोनों के पास क्या है, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, है ना, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जाना चाहिए। तीसरा, बोथ वेक्टर मस्ट लाइज इन सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। जैसे मानो देखो कि जिधर की ओर ये लग रहा है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये लगेगा, तभी हो सकता है बाबू, है कि नहीं। लेकिन अगर मान लो कि इसका ये XY प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है, और दूसरा YZ प्लेन में लाई कर रहा है या किसी और प्लेन में लाई कर रहा है, तो इनका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। रिजल्टेंट 0 होने के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों वेक्टर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर, किसी का रिजल्टेंट 0 हो। तो रिजल्टेंट 0 करने के लिए मस्ट कंडीशन है कि तीनों एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए, दोनों एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए, प्लेन शुड बी सेम, दोनों का प्लेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। प्लेन के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे उतना कैप्चर नहीं हो पाएगा, है ना, जो कि आपको पूरा बताएं, पूरा ये 3D में आपको नहीं बता पाएंगे यहाँ पे, लेकिन आपको थोड़ा सा समझ लेना है ना। आप तो ये समझ में आया। अब देख, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा, ये याद रखना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, कह रहे क्या कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट
and a vector plus b vector is equals to 0, then find b vector. b vector क्या होगा? तो b vector मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। चलो तो अब सोच b vector क्या होगा। ऑप्शन दे देते हैं। फर्स्ट 5 न्यूटन ड्यू वेस्ट, 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट, सी 10 न्यूटन ड्यू वेस्ट, सी डी 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट। बोल कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कह रहे हैं क्या कि ए दोनों का रिजल्टेंट जीरो होना है, ए प्लस बी बराबर जीरो, मतलब रिजल्टेंट जीरो है, तो रिजल्टेंट जीरो है। और कह रहा है क्या कि ए वेक्टर 5 न्यूटन किधर की ओर है? ईस्ट की ओर है, तो 5 न्यूटन इधर ही है। तो रिजल्टेंट जीरो कब होगा? जब दूसरा वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ईस्ट के जस्ट अपोजिट में क्या होता है? वेस्ट। अरे बोलो हाँ, तो साहब ये भी 5 न्यूटन का होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब? आ गया समझ में, शाबाश। आगे बढ़ लेते हैं। देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे बहुत सारी चीजें खुल के निकलेंगी। देखो अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो क्या हुआ है? शुरुआत हुआ है। देखो कह रहे हैं क्वेश्चन कि कैन द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर बी 0? कैन द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर बी 0? अब कह रहे हैं कि 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। तो कह मास्टर 3 वेक्टर तो अभी तक पढ़े नहीं, ट्रायंगल में अभी तक 2 ही वेक्टर पढ़ रहे थे। पाऊ 2 वेक्टर से ही उसी से निकल जाएगा। कैसे? तो देख कह रहे क्या कि मान लो कि a प्लस बी प्लस सी 3 वेक्टर का रिजल्टेंट मान लो r वेक्टर, यही हो गया। नहीं 3 वेक्टर को जोड़ो तो रिजल्टेंट r। अब आपको कह रहा है क्या कि क्या इसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है? ये 0 होना है। इसका मतलब क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ध्यान समझिएगा, प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0। बोला ऐसा लिख सकते हैं? तो कहा हाँ मास्टर लिख सकते हैं ऐसा। अब हम आपसे बोले कि इसको उधर लेके जाओ, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? माइनस ऑफ द c वेक्टर। उधर जाएगा तो माइनस साइन लेके चला जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम ध्यान से देख कि साहब हमने एक वेक्टर को उधर किया, तो यहाँ पे 2 वेक्टर एक साथ लाए। 2 वेक्टर लाने का लाने का कारण क्या है कि हमें 2 वेक्टर का ही रिजल्टेंट आता है। 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने ट्रायंगलों से नहीं आता है। तो हम 2 वेक्टर को एक साथ किए, अगले एक वेक्टर को हटा दिए, उधर कर दिए, तो उधर कर देती है। अब सोच इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि साहब ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो सी के रिजल्टेंट के, ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, लेकिन जो ए और बी का जो डायरेक्शन होगा सी वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट होना चाहिए। अरे माइनस लगा है ना, सोचना। अरे ए और बी ये क्या शो कर रहा है? ये क्या शो कर रहा है? दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। नहीं, और इसका रिजल्टेंट मान लो कि आर वेक्टर मान लो, तो यहाँ पे आर वेक्टर किसके बराबर है? सी वेक्टर के बराबर है, माइनस सी वेक्टर के बराबर है। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना कि आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ द सी वेक्टर। इसका मतलब क्या है? ए और बी का जो रिजल्टेंट है, आर क्या है? ए और बी का रिजल्टेंट। तो ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो बराबर किसके है? माइनस ऑफ द सी वेक्टर। मतलब ए और बी का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, इसको और कर ले, ऐसे मोड डाल लो, या इसके बाद वाला प्रोसेस में कर ले। ऐसे देख, अगर मोड डाल ले, मोड डाल लिया, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है, या इसके एक लाइन और लिख ले, एक लाइन और समझने के लिए लिख ले, जैसे आपको आसानी हो बाबू समझने के लिए, कि आपको दिमाग ना लगाना पड़े। क्योंकि यहाँ पे क्लास जैसा नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ से डाउट पूछ सकते हैं, सर ये फिर से बताइए, है ना। इसलिए हमको एक एक पॉइंट को बहुत इलोबरेट करना पड़ता है। इट में भी आपको हेल्प मिले इससे। आओ तो सोचो, मॉड में से माइनस हट गया। अब इसका मतलब क्या है? दिस सोज वोट, तो दिस सोज रिजल्टेंट of a vector
and B vector shows magnitude of, यहाँ पे this shows magnitude of resultant of A vector and B vector is equal to the magnitude of C vector। मतलब A वैक्टर और B वैक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है that will be equals to the magnitude of the C vector। ठीक है, मतलब अच्छा बस उसके बाद बता दें। एंड दिस सोज में माइनस क्या है, ये माइनस क्या है, तो माइनस रिप्रेजेंट दैट द रिजल्टेंट ऑफ A vector and B vector is opposite to the direction of C vector। मतलब negative sign represent that the resultant of A vector and B vector is opposite to the direction of C vector। मतलब A और B का जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो C वेक्टर के माइनस के कारण C वेक्टर का जो होगा डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट में होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। तो जनरली हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि ये है A प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो कुछ लोग तो ऐसे भी कर सकते हैं ना कि साहब हम B प्लस सी को ले बराबर माइनस ऑफ A वेक्टर करें। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब हो गया कि A और B का जो रिजल्टेंट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा A के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और A और B का B और C का जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो A के डायरेक्शन के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बोलो इतना समझ में आता है, इसका मतलब यही है। तो हम जनरली क्या बोल सकते हैं, जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, कंडीशन लिख लो, हिंदी में लिखवाते हैं, किसी भी दो वेक्टर का के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तीसरे कैसे लिखते हैं, तीसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और डायरेक्शन और दो वेक्टर के रिजल्टेंट का डायरेक्शन तीसरे वेक्टर के डायरेक्शन के ऑपोजिट हो। कंडीशन क्या है, कैन द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो हाँ हो सकता है, यस। तो कंडीशन क्या है, तो किसी भी दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, किसी भी दो वेक्टर ए और बी लो, बी और सी लो, चाहे ए और बी ले लो, ठीक है। तो किसी भी दो वेक्टर, इन तीनों में से किसी भी दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो तीसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, और दो वेक्टर के दोनों, ये हो जाएगा दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का डायरेक्शन तीसरे वेक्टर के डायरेक्शन के अपोजिट हो। कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं,
देखो यहां ध्यान से देखिए, यहां ध्यान से देखिए बाबू, कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जैसे बता रहे वैसे देख। कह रहे a प्लस बी बराबर सी, या a वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर इज इक्वल टू 0, या a वैक्टर प्लस बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ द सी वैक्टर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ a वैक्टर प्लस b वैक्टर, दोनों साइड मॉड लगा लो तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ सी वैक्टर हो जाएगा। ठीक है, एक ये कंडीशन मैग्नीट्यूड में आ गया, ये डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, अब तू सोच a और b का रिजल्टेंट देख, तो कहता है कि किसी भी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वह बेसिकली अपने मिनिमा से बड़ा और मैक्सिमा से मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, मिनिमा से बड़ा और मैक्सिमा से छोटा या बराबर भी हो सकता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब सोच रिजल्टेंट क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ a, इसको बड़ा ध्यान से देखना बाबू, आर वेक्टर क्या है, मॉड ऑफ a वेक्टर b वेक्टर इज लेस और इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। अब तो सोच मॉड ऑफ a प्लस b क्या है, मॉड ऑफ c कर सकते हैं, या a और b माइनस b लेस देन मॉड ऑफ c दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट VVII, ये चीज लिखे, ये चीज वही चीज बता रहा है कि साहब कि दोनों वेक्टर का वो कैन लिखा रहता है तो डायरेक्शन वगैरह हम लोग समझ सकते हैं। तो कह रहे क्या कि क्या दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो सकता है, दिस इज द मोस्ट नेसेसरी कंडीशन, और तीनों वेक्टर सभी वेक्टर एक प्लेन में लाई करना चाहिए, तो वो प्लेन सबके लिए वैलिड है। हम कह रहे क्या कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा ए और बी के सब्सट्रैक्शन और से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, और उन दोनों वेक्टर के समेशन, सिंपल समेशन है क्योंकि मॉड है तो सिंपल समेशन से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन आते हैं, देखो क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन से एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कहते हैं। देख बाबू घबराना नहीं है, क्या बता रहे हैं, सब टेंशन क्लियर हो जाएगा, सब ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। कैसे, तो कह रहे हैं क्या, क्वेश्चन पूछा है कैन द रिजल्टेंट ऑफ 3 न्यूटन 5 न्यूटन एंड 8 न्यूटन बी 0, क्या इस तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या 0 हो सकता है, कैन लगा हुआ है, क्या हो सकता है, मतलब डायरेक्शन जैसे मर्जी वैसे लेके चल सकते हो, ए को इधर रखना है, बी को उधर रखना है, सी को इधर रखना है, जिधर मर्जी उधर कर सकते हो, है ना। तो क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हम कह रहे हैं कि डायरेक्शन हमारे हाथ में है ना, मैग्नीट्यूड इसके हाथ में है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो देख कह रहे क्या कि कह रहे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तीसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के अगर बराबर हो जाता है तो साहब रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, यही पढ़ा। तो कह रहे क्या कि आप मान लो कि इन दोनों वेक्टर को ले लो, क्या लो लो, इन दोनों वेक्टर को ले लो, तो इन दोनों वेक्टर का मैक्स कितना हो जाएगा, वो मैक्स हो जाएगा 8, और इन दोनों का मिनिमम कितना हो जाएगा 2। बोल बड़े में से छोटे को घटा दिए। अब तू सोच इसको फॉलो कर, सी वेक्टर क्या है 8 न्यूटन, जो कि आपने क्या पढ़ा, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। तो मॉड ऑफ सी कितना है 8, शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू, ये क्या है मीन है, इसको एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वो समझ में आता है यार, ये मिनिमम है ये मैक्सिमम। तो इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, इसकी वैल्यू कितनी है 8 है। अब देख क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये सेटिस्फाई कंडीशंस कर रहा है, तो हाँ कर रहा है, देखना बराबर का साइन है कि नहीं, तो ये भी 8 है 8, मतलब इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 2 और 8 के बीच में लाई करनी चाहिए, 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। तो देख यहाँ 8 जो है वो 2 और 8 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है तो 8 भी है, तो इसलिए यस, आंसर क्या हो जाएगा इसका,
आंसर हो जाएगा यस। अब देख तुमसे मुजवानी पूछते, इसको मिटा देते हैं। देख मुजवानी, मुजवानी में क्या है क्वेश्चन बताओ। रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन, ऐसे कैन द रिजल्टेंट ऑफ 3 इक्वल फोर्सेस बी जीरो, क्या 3 इक्वल फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? 3 इक्वल फोर्सेस, लेट द फोर्सेस विल बी एफ। चला जा, आप कौन सा फोर्स लो लेंगे? एफ, एफ एंड एफ। यही आपने 3 फोर्सेस लिया बाबू। अब कह रहे क्या कि इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। तो देख अब एक किसी भी दो को चीज, अब किसी को इसी चूज कर लो, तो इनका मैक्सिमम हो जाएगा 2f, मिनिमम हो जाएगा 0, और 2f और 0 के बीच में से आप f लाई कर रहे थे, यस हो सकता है। देख मुजवानी, देख बाबू, कैन द रिजल्टेंट ऑफ 3 यूनिट, 1 यूनिट, 8 यूनिट, B0, क्या इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? तो हम कहेंगे कि देखते हैं, इनका मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो। तो इनका मिनिमम हो जाएगा 2 और मैक्सिमम हो जाएगा 4। तो 2 और 4 के बीच में 8 लाई कर रहा है साहब, तो नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। आपको इन दोनों को नहीं लेना है, कोई इन दोनों को ले लेंगे, है ना। तो इन दोनों का मैक्सिमम कितना हो जाएगा साहब? मैक्सिमम हो जाएगा 9 न्यूटन, 9 यूनिट मान लो। समझना पड़ेगा, इन दोनों का मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 9। इन दोनों का मिनिमम कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। अब बोल 7 और 9 के बीच में 3 लाई कर रहा है, तो इसमें 3 कहीं नहीं है साहब, मतलब आंसर दोनों। तो किसी भी तरीके से करोगे तो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? किसी भी 3 वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, तो चेक करने का तरीका, किसी भी 2 का मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो, और उसका मैक्सिमम मिनिमम देखो कि जो तीसरा वेक्टर है क्या उसके बीच में लाई कर रहा है, तो हाँ तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। बोलो कोई दिक्कत? अब ऐसे ही आपसे पूछ देगा, कैन द रिजल्टेंट ऑफ 4 वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। देख सब पढ़ा दे रहे, तो देखते जा। क्वेश्चन पूछ दे, कैन द रिजल्टेंट ऑफ, लिख 4 वेक्टर बी इक्वल्स टू 0, तो आंसर क्या होगा? देख 4 वेक्टर का रिजल्टेंट 0, तो मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, एक डी वेक्टर ले लेंगे, इसका रिजल्टेंट आर वेक्टर। अब ये रिजल्टेंट क्या होना है? 0 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, इसको भी जैसे सीखा था वैसे ही, ए प्लस बी प्लस सी बराबर माइनस ऑफ द डी। साहब ये भी सही, एकदम सत्य है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमें ये आता नहीं है, क्योंकि हमें 3 वेक्टर का जोड़ नहीं आता है अभी। ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ में हम कितना 2 ही को जोड़ सकते हैं, इसलिए क्या करो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ द सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। बोल इसका मतलब समझ, इसका मतलब क्या है कि ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा उसका जिधर डायरेक्शन होगा, और सी वेक्टर और डी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसको जो डायरेक्शन होगा, वो दोनों क्या होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, पहला बात। दूसरी बात लिखवाएंगे नहीं साहब, समझ लेना है। दूसरी बात क्या है, न्यूमेरिकल कराएंगे। दूसरी बात क्या है कि ए और बी का रिजल्टेंट जो का मैग्नीट्यूड जो होगा, ए और बी के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वह सी और डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड बराबर, किसी भी 2 वेक्टर का, किसी भी 2 वेक्टर को ले लो आप, बी और सी को एक साथ ले लो, ए और डी हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। जैसे देख क्वेश्चन आपसे पूछ दे, कैन द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन, 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, 12 न्यूटन, B0 12 न्यूटन B0, क्या
इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है, तो हम देखेंगे। किसी भी 2 वेक्टर कर लो, आप किसका लेना चाहो, इन्हीं दोनों का ले लो, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को आप एक साथ ले लो। आप इन दोनों को भी ले सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हो, किसी भी 2 का भी। अब देख 2 का मैक्सिमम मिनिमम निकाल ले, तो इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा 14, मिनिमम कितना हो जाएगा 2, पक्का। अब देख इन दोनों का मैक्सिमम मिनिमम निकाल ले, तो मिनिमम कितना हो जाएगा इसका 10 और इसका 14। देख इसका रिजल्टेंट है 10 और 14 के बीच में है, और इसका जो रिजल्टेंट है 2 और 14 के बीच में है। तो देख 2 और 14 के बीच में ये सारी वैल्यूज आएंगी, नहीं आ रहा। 2 और 14 के बीच में 10 भी आएगा, 10 से लेकर 14 तक सारी आएंगे। तो कह रहे आंसर यस, आंसर क्या हो जाएगा यस। नहीं लाई करना चाहिए ना, 2 से 14 के बीच में इसका रिजल्टेंट है, और इसका रिजल्टेंट 10 से 14 के बीच में है। तो 2 से 14 के बीच में 10 से 14 पूरा का पूरा वैल्यू ही आ जा रहा है। जैसे ऐसे क्वेश्चन अभी देख ले, करा देते हैं। कह रहे क्या, कैन द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 12 न्यूटन, 8 न्यूटन, 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन बी 0। क्वेश्चन क्या रहा है, देख क्वेश्चन क्या क्या कि कैन द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 6 न्यूटन, 8 न्यूटन बी 0। क्या इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है? हाँ हो सकता है। देख इसमें इन दोनों को लिए थे, इसमें इन दोनों को ले लो, किसी को लेना इन दोनों को लेना ले लो, हम इन दोनों को ले लेते हैं। इन दोनों का मैक्सिमम मिनिमम कितना हो जाएगा 1 न्यूटन, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। मतलब ये 1 से 5 के बीच में वेरी कर रहे हैं। इनका देखो मिनिमम कितना हो जाएगा तो 2 न्यूटन, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा तो 8 से 14, 2 और 14। नहीं रुक जाओ, ये तो ये आंसर इसका यस हो जाएगा, क्योंकि ये लाई कर जा रहा है। हमें ऐसा चाहिए कि जो लाई नहीं करे, है ना। इसको कर लो, ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा कर लो, इसको हमको सोल्यूशन में ना करवाना है, मतलब इनका रिजल्टेंट 0 नहीं हो। उसके लिए क्या है, कैन द रिजल्टेंट 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 6 न्यूटन, 16 न्यूटन बी इक्वल्स टू 0। क्या इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है? देख इसका मैक्सिमम मिनिमम देख लिए, तो मिनिमम कितना 1, मैक्सिमम 5। इसका इन दोनों का मिनिमम देख, तो मिनिमम हो जाएगा 10 और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 22 न्यूटन। अब तो सोच कि 1 से लेके 5 इसका रिजल्टेंट जो होगा 1 से लेके 5 के बीच में ही होगा, ए और बी का। लेकिन सी और डी का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 10 और 22 के बीच में आ रहा है, 10 भी आ रहा है और 22 भी आ रहा है। तो 1 से 5 के बीच में 10 और 22 है नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा नो। अगर अभी भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम बता देंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता देंगे। आओ, तो ये इतना ही हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना, अगले दिन। बाय।